मैं जानता हूँ हमारे बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो थोड़ा सा सहमे होते हैं, डरे होते, कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। जब आएंगे हमारे यहाँ तो देखेंगे कि एक डॉक्टर रतन लाल हैं जिनके यहाँ सीधे देखिए तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब की, बाहर से ही दिखता है बाबा साहब मूर्ति है। तो बच्चा आएगा तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस का संचार होगा। तो उनसे पूछिए कि दलित दिखने का जो आपका पैरामीटर है ना, जो मेरे अच्छे दिखने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से आपके जो पेट में मड़ोर हो रहा है ना, माथे में दर्द हो रहा है, इसीलिए ये ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूर। हाँ, क्योंकि आप देखना ही चाहते हैं ब्रोकन, टूटे हुए। मैं तो बाबा साहब अपने आप को कहता हूँ बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect. यानी एक बहादुर आदमी के सम्मान के बिना जीने उससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। ये वो शब्द हैं बाबा साहब के जो आप में सम्मान से जीने की चाहत पैदा करते हैं। और जब सम्मान से जीने की बात आती है, चाहत की बात उठती है, तो नाम आता है प्रोफेसर रतन लाल साहब का, जो डीयू में हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं और आजकल अंबेडकर नामा लाल की क्लास काम की बात का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसने अंबेडकरवादी विचारों में धूम मचा रखी है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर रतन लाल और आज हम इनसे बात करेंगे इनके घर के बारे में, विचारों के बारे में, बाबा साहब के बारे में, और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया सुमित, शुक्रिया, थैंक यू। ये बाबा साहब की जो आपने कोट यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब हमें समझाइए और बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में ज़रा बताइए। एक तो है कि मैं अभी अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ लगातार, और पढ़ के यूट्यूब चैनल पे अपनी बातें रख रहा हूँ। तो जब पूरी किताब पढ़िएगा, पूरी उनके राइटिंग्स पढ़िएगा, तो बार बार ये बातें झलक के आती है कि पूरी लड़ाई उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, इक्वलिटी की है, समानता की है जी। तो इसीलिए ये कोट मुझे बहुत अपील किया। तो जनरली बाबा साहब के कई और कोट सब लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसी कोट को यहाँ पे लगाया। और ये पूरी जो प्रतिमा बनी थी मैंने बनाया था व्यक्तिगत अपने खर्चे से, और 2009 के आसपास मैंने इसको लगाया था। यहाँ फाउंटेन भी पहले बना था, लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया, अब दूसरी जगह फाउंटेन बनेगा। तो ये बनाने का आइडिया इसलिए आया कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस संविधान से देश चलता है। तो हम जहाँ आ रहे हैं और जो मेरा आइकन है उनका एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे रहना ज़रूरी है। दूसरा, मैं जिस समुदाय से आता हूँ उस समुदाय की हालत भी मैं जानता हूँ। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदालत हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, चाहे मीडिया हो, तमाम। तो मैं 23 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और करीब 25-30 साल से मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से लोग इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर मेरे होने से और मेरे बोलने से और मेरे एटीट्यूड से लोगों को प्रॉब्लम है, तो मेरे एटीट्यूड का सोर्स कहाँ पे है? मेरे एटीट्यूड का जो सोर्स है वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो मैंने कहा कि जो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उनको तो अपने पास रखेंगे। तो मेरे यहाँ जितने बहुजन नायक हैं उनके तस्वीरें, किताबें मेरे घर पे मिलेंगी आपको। और ये प्रतीक है, एक तरह का प्रतीक। एक तो मॉडर्निटी का भी प्रतीक है और दूसरा एसर्शन का भी प्रतीक है। तो इसीलिए हमने इसको लगाया है। और कई लोग ये सोचते थे कि भाई, डरते भी हैं, यहाँ बहुत सारे जो दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, डरते हैं नौकरी नहीं चली जाए, ये नहीं हो जाए। तो नौकरी कैसे चली जाएगी? कोई गाजर मूली थोड़ी नौकरी चली जाएगी। और जिनको भी इससे आपत्ति है तो मुझे लिख के दें आपत्ति है, तब हम बात करेंगे आगे। और ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, हेरिटेज बिल्डिंग है। 1911 में जब किंग जॉर्ज यहाँ आए थे और जो किंग्सवे कैंप बना था, उस समय उनके ऑफिसर्स के रहने के लिए ये मकान बनाए गए थे। तो मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए हेरिटेज का इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ। और मेरे लिए फॉर्चुनेट था कि मैं एक ऐतिहासिक घर में रहने जा रहा हूँ अगले 38 वर्षों के लिए। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 38 वर्षों के लिए। तो जब मैं आया था तब बहुत ही डिलापिटेटेड कंडीशन में खंडहर था, इसमें कुछ भी नहीं था। अभी बगल वाला जो घर है उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। तो मुझे लगा अब इतना लंबा कैरियर है और हेरिटेज हाउस है तो लेट्स रेनोवेट इट, इसको ठीक करें। और उस समय यकीन मानिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, और मेरे घर के सामने स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसमें बेसबॉल की टीम का प्रैक्टिस होना था। तो पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं पूरा सजाया जा रहा था उस समय जी। तो मुझे लगा कि मेरे घर के सामने से विदेशी प्लेयर लोग जाएगा और मेरा घर जो है घर वो ख़राब खंडहर दिखेगा तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो मैंने पीएफ से पैसे निकाले, दोस्तों ने मेरी मदद की, तो कुछ कर्ज लिए
और फर्स्ट राउंड जब मैंने इसको बनाया और जो लैंप्स लगे, यकीन मानिए मतलब भारत के तमाम जो अखबार हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम, और हिंदी के जागरण, तमाम ऐसे अखबारों ने इसका फ़ोटो छापा। और हिस्ट्री टीचर एज ए हेरिटेज कीपर, फैमिली के साथ फ़ोटो, पूरे मकान का फ़ोटो, फ्रंट पेज पे खबर चली कि एक इतिहास के शिक्षक ने अपने पैसे से खर्च करके और इस मकान को बनाया है। एनडीटीवी का मेट्रो नेशन चलता था उस समय, तो मेट्रो नेशन ने 5 मिनट की पूरी स्टोरी बनाई थी। तो मुझे लगा जहाँ पे इतने लंबे समय तक रहना है और सब खूबसूरत हो रहा है, तो मुझे भी एक स्टाइलिश तरीके से रहने का मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैंने वो परवाह नहीं की कौन कहाँ से पैसे, मैं अपने कर्ज उठाया, दोस्तों से लिया, मैंने बना दिया। तो ये दूसरा फेज़ था। और मैं जिस समुदाय से हूँ, मैं समझता हूँ कि लोग उसके बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। लोग हर समय टूटा हुआ, ब्रोकन, एकदम गरीब, मरियल टाइप से देखना चाहते हैं। तो मेरा एटीट्यूड बचपन से बहुत दूसरा रहा है जी। तो मैं कभी, चाहे जेब में पैसे हों चाहे नहीं हो, लेकिन मैं अमीर ही रहता हूँ। तो मुझे लगा जैसे मैंने स्टाइल में सब बनाया, तो यहाँ पे 14 से ही, 10-12 से ही कुछ लोग थे जो घर के सामने टॉयलेट सीट टूटा हुआ फेंक देना, कचरा फेंक देना, ये करना, वो करना। और अभी भी आप देखेंगे तो पूरा अभी ट्रॉली से जा रहा होगा मलबा इधर डालने के लिए। तो पिछले 4-5 साल में बिज़ी था और एकेडमिक काम में मेरी किताबें तकरीबन 10 आ चुकी हैं और सामाजिक राजनीतिक काम में भी व्यस्त रहता हूँ, जैसा आप सब जानते हैं। तो उस दरमियान में मेरे घर के सामने ही सो कॉल्ड कंपोस्ट पिट, कचरा घर खोल दिया सब। उसमें जाके देखिएगा, उसमें कचड़े फेंके जाते हैं। तो इस पे बहुत मतलब झगड़ा भी हुआ और तमाम मुकदमा, तमाम सब कुछ हुआ है। तो बहरहाल मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मुझे लगा कि मैं रिबटल कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने जो कचरा फैलाया, उसका जवाब मैं दूसरे तरीके से दूंगा। तो एक रास्ता था कि लड़ाई करते कि मेरे घर के सामने लड़ाई भी कचरा हुई। क्यों बनाया, और दूसरा है कि आपने इतना खूबसूरत बना दिया, उसका हाँ। जवाब दिया। तो दिस इज द वे टू। कंस्ट्रक्टिव वे टू आंसर द प्रॉब्लम। तो अभी लॉकडाउन में आपदा को हमने भी अवसर बना लिया। जी। तो पूरे 5-6 महीने लाखों रुपए, 17-18 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए होंगे। लोन भी लिया है, दोस्तों से, कॉलेज से भी लिया है। जो कुछ पैसे मेरे पास बचे थे वो तमाम 18 लाख रुपए तकरीबन हमने खर्च इसमें किया होगा। अभी पूरा हिसाब मैंने किया नहीं है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे 17 साल रहना है, तो 17 साल में इसको मेक इट ए रिजॉर्ट, कि इसको ऐसा बना दीजिए कि आप अपना, मैंने देखिए पूरा फेंसिंग वगैरह करा दी है चारों तरफ। ये सब देख लीजिए, पूरे लाइट लैंप सब महंगे सामान लगे हुए हैं। ये सब मैं कोई लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, ये जबकि सरकारी जो क्वार्टर्स होते हैं या रेजिडेंस होता है, लोग उसमें एक ईंट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि भाई रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे और ये तो अपने साथ जाएगा नहीं। लेकिन आपने उल्टा कर दिया, खुद का बचाया हुआ पैसा लगा दिया। सारा लगा दिया मैंने। और इसका कारण है, देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ, भारत का सबसे एलीट जो स्पेस है ये है। सामने स्टीफेंस कॉलेज है, पीछे डी स्कूल है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैं जानता हूँ हमारे बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो थोड़ा सा सहमे होते हैं, डरे होते, कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। तो इसके कई एंगल्स हैं। जब आएंगे हमारे यहाँ तो देखें कि एक डॉक्टर रतन लाल हैं, जिनके यहाँ सीधे देखिए तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब की, बाहर से ही दिखता है बाबा साहब मूर्ति है। तो बच्चा आएगा तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस का संचार होगा। जी। तो ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रतीक बना रहे हैं। चाहे जो लोग देखना चाहते हैं, तो भारत भर में घूम के देखिए प्रोफेसर लोग कितना ऐसे रहता है। तो कोई भी आएगा, आप तो कॉलेज में कोई भी वीआईपी आता है तो एक नज़र इधर डाले बगैर रहा नहीं जाता है, भाई किसका मकान है, किसका घर है। तो मैंने ये एक तरह से रिबटल है, एक प्रतीक है कि आप मुझे गंदा देखना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। मैं 5 स्टार रहना चाहता हूँ, मेरी सोच है। आपका इंस्पिरेशन आ रहा होगा मनुस्मृति से, मेरा इंस्पिरेशन आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इट इज़ अबाउट द एटीट्यूड, कि आप मुझे गड़बड़ देखना चाहते हैं, लेकिन देखिए इसी को हमने खर्च। अब मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटा 12th में पढ़ता है, जो अम्बेडकर नामा में मेरे साथ मेरा कैमरा वही संभालता है। बेटी है, वाइफ है, हम लोग 4 लोग यहाँ रहते हैं। तो बच्चा भी जिस माहौल में पले बढ़ेगा तो उसका एटीट्यूड भी उसी तरीके से बनेगा। और हमारी जो परवरिश होती है प्रोफेसर साहब,
बहुत बार हम में कॉन्फिडेंस की कमी होती है हाँ। कि मैं ये काम कर पाऊंगा, क्योंकि हमने देखा नहीं होता, हम पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग हैं या किसी भी अवसर को पहली बार देख रहे होते हैं। तो उस परवरिश के भी बहुत मायने हो जाते हैं कि जो अम्बेडकरवादी कल्चर की हम बात करते हैं वो पैदाइशी आप में हो, और साथ ही आप में आत्मविश्वास, जो बाबा साहब की हम कोट की जो बात कर रहे थे, तो वो आत्मसम्मान की लड़ाई है सारी की सारी। जाहिर है, निश्चित रूप से, डेफिनेटली। देखिए, कोई व्यक्ति अमर नहीं होगा, वो जो काम करेगा वही उसको जिंदा रखेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। तो बाबा साहब और ऐसे लोग थे जो उनको उनके डेथ के बाद लोगों ने याद किया। तो हम लोग उनके चेले हैं। बच्चा, आप देखिए, मेरा बेटा ईशान 12th में है, 2 एपिसोड उसने बनाया अम्बेडकर नामा के लिए, 219 और 220। तो बचपन से जो सुन रहा है, मेरे साथ असिस्ट कर रहा है, जिस लाइफ स्टाइल में रह रहा है, मैंने क्या कहा अपने बच्चों को कि मैं तुम्हें विरासत में पैसे नहीं दे सकता, कि मैं जो कमाऊंगा इसी स्टाइल में तुमको रखूंगा, 5 स्टार कल्चर में रखूंगा, खाना बढ़िया खिलाऊंगा, दवाई बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया, तुमको नौकरी नहीं करना है। यहाँ से बीए करके तुमको कोलंबिया में जाना है, जैसे बाबा साहब गए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जहाँ जाना है जाओ, तुमसे नौकरी नहीं कराना है। लैंग्वेज सीखो, कई भाषाएं सीखो और जाके पढ़ो और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन करो। तो ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ बच्चों को, कोई उस पर दबाव नहीं है, नेचुरल तुम पढ़ो, और पढ़ते हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा भी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो इसी परंपरा को, इस विरासत को आगे भी लेके जाएगा। आप ज़रा घर के कुछ चीज़ों के बारे में बताएं कि जब ये बना रहे थे, सिलेक्शन उनका किस तरह से, किस सोच के साथ आपने किया, और बहुत ही सहेज के, क्योंकि घर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जोड़ते हैं तो बड़ा प्यार होता है उन चीज़ों में। देखिए, जिस अपना जो मकान बनाता है लोग, उसमें भी 38 साल नहीं रह पाता है। ठीक है, कि जिस मकान में मुझे 4 डिकेड्स ऑलमोस्ट रहने हो, वो अपना ही मकान तो है। ये तो एटीट्यूड का खेल है। आप सरकारी मकान समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो अपना ही मकान है। तो इसको एक एक जितना आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये हमने खुद, और हमारे इलेक्ट्रिशियन किशन हैं, और प्लम्बर हैं हमारा अली है, पंजाबी यादव मिस्त्री थे, और बहुत सारे श्रमिक साथी थे। हम सब ने बैठ के, प्रवीण सोनकर है, वो लोहे बिल्डिंग का काम देखा, सब ने मिल के खुद ही, कोई आर्किटेक्ट हमने नहीं बुलाया। अच्छा। हाँ, खुद ही बैठ के हमने पूरा खुद ही डिजाइन किया, कहाँ पे क्या होना चाहिए। दूसरा, ये मेरा आउटर और ये सब करना था। जितने आप यहाँ प्लांट्स देखेंगे, पौधे देखेंगे, वो सब मेरी वाइफ का डिपार्टमेंट है। जितना ब्यूटिफिकेशन आपको दिखेगा, अच्छा। वो जितने कौन से पौधे कहाँ लगेंगे नहीं लगेंगे, वो सब तमाम जो है मेरी वाइफ का काम है। ये एक टीम वर्क था। हाँ, डेफिनेटली टीम वर्क था, और हर तरीके से टीम वर्क था। और मैंने, आप समझें, तो मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाला है। और मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये प्रतीक ये ज़रूर रहेगा, सिंबल ये ज़रूर रहेगा, क्योंकि लड़ाई सिंबल की है, प्रतीक की है, एटीट्यूड की है। तो इसीलिए देखिए, समझने का खेल है, आप किसी चीज़ को कैसे देखना चाहते हैं। तो जहाँ 38 साल मुझे रहना हो, मेरा बच्चा दोनों यहाँ पैदा हुआ है, जब मैं रिटायर करूँगा तो मेरा बेटा 36 साल का होगा, तो 36 साल का बेटा भी रह लिया रिजॉर्ट में। तो इसको ऐसे देखिए। दूसरा, मैंने पूरा फातिमा फुल्ले बैठक बनाया उधर, तो हमको यहाँ पे कोई गोष्ठी करना हो, कोई मीटिंग करना हो, इतना बड़ा जगह कहाँ मिलता है, वो एमपी को भी नहीं मिलता है। तो 100 एमपी तो 5 साल में बदल 5 जाता साल में बदलता है। मैं तो 8 टाइम एमपी हूँ, समझ लीजिए। 8 टाइम एमपी। तो हमको बैठक करना होता है, मीटिंग करना, फंक्शन करना होता है, तो मुझे कहाँ हॉल बुक करने जाऊँगा। परमानेंट लाइट्स लगे हुए हैं, 3 तरह के लाइट्स इसमें लगे हुए हैं, कुछ नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ स्विच ऑन करना पड़ता है। बच्चे का बर्थडे मनाना हो, मान लीजिए, या कोई संगोष्ठी करना हो, या छोटा मोटा शादी भी आप भी करना हो किसी का, जगह नहीं है तो भाई 100-200 आदमी, 500 आदमी तो यहीं मैं कर दूंगा इंतजाम जी। तो इसलिए मल्टीपर्पस है ये। मेरा खाली घर नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, समाज के लिए भी है। किन्हीं कोई इंटेलेक्चुअल बहस करना हो, सेमिनार करना हो, जगह नहीं है। आप देख लीजिए, बैठक बना हुआ है, और गेस्ट रूम भी है, तमाम है, और ऊपर भी देखेंगे मेरा गेस्ट हाउस बना हुआ है, बगैर स्ट्रक्चर को छेड़े हुए। दिल्ली में कहीं नहीं ऐसा मिलेगा आपको। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पहले कुछ नहीं था। ये जो लोहे के पाइप लगे हैं, उस पर लकड़ी की बल्लियाँ थी मोटी मोटी, और उसके ऊपर प्लेट्स ठुके हुए थे। ये नीचे जो फर्श है, ये सीमेंट की चादर थी। मैंने सारा निकाल कर इसे छत बनाकर, और ये लोहे के पाइप लगाकर, फिर उसी प्लेट्स को मैंने, जो पुराने प्लेट्स है, उसको कसा फिर। अच्छा। और अंदर पूरा बैम्बू वर्क कराया। ये पीछे भी एक रूम है, और यहाँ से दरवाज़ा खोल दिया। तो स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है,
लेकिन उसी जो जो वेस्ट था उसको मैंने बेस्ट कर दिया पूरा। और ये हमारा रीडिंग रूम भी है, मैंने पूरी 4 साल पीएचडी की है यहीं बैठकर। अच्छा। हाँ, और ये मेरा गेस्ट रूम भी है, कोई भी गेस्ट आते हैं सो दे प्रेफर टू स्टे हेयर, हाँ, बिकॉज क्योंकि दिल्ली में इस तरह का कहीं नहीं इस मिलेगा। तरह के अनुभव के लिए हमें कहीं हिल स्टेशन जाना पड़ता है या कहीं बुक करेंगे, हम ऑनलाइन देखेंगे अलग अलग तरह के रूम, और ये आप अनुभव यहीं पे दे देते हैं अपने हाँ, गेस्ट। एकदम एकदम पहाड़ का अनुभव आप ले सकते हैं यहाँ पे। जी। प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा पीछे अगर मैं बात करूं तो जिस समुदाय से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं वो एक स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि जैसे आपके ये खूबसूरत कपड़ों को, पोशाक को देख के लोग बोलेंगे तुम कैसे दलित हो भाई, किस एंगल से दलित लगते हो। तो इस तरह के कमेंट हम सुनते हैं। एक स्टीरियोटाइप्स होता है कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं अंतिम पायदान पर खड़े हैं वो एकदम दबे कुचले हों और दीनहीन होकर आएं और आपके सामने हाथ जोड़ लें और फटे पुराने कपड़ों में रहें। नहीं तो हम इसका इस जवाब स्टीरियोटाइप का जवाब जो है इसका स्टीरियोटाइप का जवाब हम स्टीरियोटाइप से देते हैं। अगर हमसे कोई जिस जाति का आदमी ये सवाल पूछता है उसको उसी जाति के हिसाब से हम पूछते हैं, भाई तुम ब्राह्मण कैसे लग रहे हो बताओ मुझे, तुम ब्राह्मण नहीं लग रहे हो। हम्म? जी कोई ठाकुर पूछेगा तो मेरे ठाकुर नहीं लग रहे हो। इसका जवाब यही होता है। जी ये पूरा जो मैंने कहा ना एटीट्यूड, मैं जब स्टूडेंट था और उस समय पैसे भी कम होते थे, मैं कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मेरे फादर क्लर्क थे एक सरकारी मैं सब लोग यहाँ पढ़े हैं, लेकिन एक भी मैं कपड़ा पहनता था ना उस समय भी तो सब ब्रांडेड होता था, ब्रांडेड होता था। तो उनसे पूछिए कि दलित दिखने का जो आपका पैरामीटर है ना, जो मेरे अच्छे दिखने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से आपके जो पेट में मड़ोर हो रहा है ना, माथे में दर्द हो रहा है, इसीलिए ये ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी। हाँ, क्योंकि आप देखना ही चाहते हैं ब्रोकन, टूटे हुए। आप देखना चाहते हैं कि मेरे घर के सामने कूड़ेदान हो, मेरे घर के सामने गंदगी फैला रहा है, लेकिन मैं उसी को रिजॉर्ट बना के दिखा सकता हूँ। ये कूड़ेदान शायद मुझे लगता है उसी सोच के साथ यहाँ पे लाया गया होगा कि क्योंकि जो ऐतिहासिक तौर पे जिस समुदाय के लोग उसी में पले बड़े, उसी में उनकी जिंदगियां पीढ़ियां खप गई, और उसका एक व्यक्ति एक अच्छी नौकरी पे आता है, पढ़ लिख के एक अच्छे स्थान पे आता है, फिर आप उसको एहसास कराते हैं। हाँ, तो एहसास कराते थे, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं बार बार अम्बेडकर नामा में भी कह रहा हूँ, जो कोट वहाँ लिखा हुआ है ना, सिर्फ लिखा हुआ है ना, मैं जीता भी हूँ कि नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। कि आप जानते हैं कि मैं कितने मुकदमा लड़ चुका हूँ, आप कल्पना नहीं करेंगे। 20 मुकदमे लड़ चुका हूँ मैं। अच्छा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए नौकरी करना तो आसान हो सकता है, लेकिन सम्मान के साथ नौकरी निभा जाना ये बहुत मुश्किल है। अगर सम्मान के साथ आप निभाना चाहते तो इसके लिए आपके पास रीढ़ होना चाहिए, रीढ़ होना चाहिए, कुवत होना चाहिए टकराने का सत्ता से। तो हम लोग जैसे लोग हैं सत्ता से टकरा रहे हैं और अकेले। इसमें कोई बात नहीं है कि हमारे जितने लोग सुनते हैं, चाहे अम्बेडकर नामा पे सुने, चाहे आपके चैनल पे सुने, भाई सिर्फ जय भीम नमो बुद्धाय करने से काम नहीं चलेगा। कोई भी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन और टीम की ज़रूरत होती है। तो ये संसाधन और टीम कौन प्रोवाइड करेगा? ये संसाधन और टीम प्रोवाइड करने का काम समाज का है। ये बात हमें समझना होगा। हमारे लोग, मैं इसलिए कई बार मैं गुस्सा के मैं डांटता भी हूँ कि दिन भर करते रहो जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन काम डिलीवर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समझना है, और ये पूरा एटीट्यूड का मामला है, और ये लड़ाई तो अभी बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है प्रोफेसर साहब की जय भीम बोलने से या बाबा साहब या इस तरह के प्रतीकों से बचते हैं कि कहीं उनके साथ भेदभाव ना हो जाए, प्रमोशन ना रुक जाए, इंक्रीमेंट कम हो जाए। लेकिन ये इतने सम्मान के साथ जिस एटीट्यूड की आप बात कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि अम्बेडकरवादियों को इस एटीट्यूड के साथ ही रहना चाहिए? देखिए, एक तो मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है, एक नौकरी है काफ़ी है, और दूसरा हमें कुछ बनने की चाहत नहीं कि हम कुछ बन जाएं। हमारा काम पढ़ना, लिखना, बोलना है। और बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे भारत भर में,
और मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 प्रोफेसर हैं, किसको आप जानते हैं? मुझे कम से कम भारत भर में, देश दुनिया में लोग जानते हैं ना, किस वजह से जानते हैं? वो मेरे बोलने से, लिखने से, पढ़ने से। तो जिन लोगों को चाहता है कि मैं वाइस चांसलर बन जाऊँगा, यूजीसी मेंबर बनना है, मुझे टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो डरेंगे। तो उनको डरना, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे कोई चाहत ही नहीं, कुछ बनने की चाहत ही नहीं है। मैं तो बाबा साहब, अपने आप को कहता हूँ बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ कि और बिगड़ा चला ही पढ़ रहा है। जो अच्छे चेले हैं वो तो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जी। तो अगर ऐसे बिगड़े चेले होते हैं तो मैं चाहता हूं कि सारे चेले ऐसे ही बिगड़े हुए पैदा हों, ऐसे ही बने, और तभी मुझे लगता है बाबा साहब के सपनों का भारत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। नहीं, इसका कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, आप जानते हैं, पूरे भारत भर में मेरा कार्यक्रम लगा रहता है। तो मेरे कई अनुभव हैं। जी। एक तो है कि अंबेडकर साहब को लेकर दुनिया भर में काम हो रहा है और ज़्यादातर अंग्रेज़ी में गंभीर काम हो रहा है। तो वो जो अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है वो जनता तक नहीं पहुंच रही है, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अंबेडकर साहब को उन्होंने पढ़ा नहीं है। जी। तो मेरा अनुभव हुआ, तो चलिए लॉकडाउन ने मुझे एक अवसर दे दिया, आपदा में हमने भी अवसर निकाल लिया कि अंबेडकर साहब को पढ़ के और वीडियो बनाऊं। जी। दूसरी बात, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग सर्टिफिकेट बांटू संप्रदाय, जिसको मैं कहता हूँ, एक लाइन पढ़े नहीं हुए अंबेडकर को, और मैं कुछ खा रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, ऐसे पहन रहा हूँ, आप अम्बेडकरवादी हैं, पूरा लगेगा सर्टिफिकेट बांटने कि अम्बेडकरवादी नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अम्बेडकरवादी हैं ना, मैं अपने आप को बिगड़ा चला ही मानता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट बांटने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है विनम्रता के साथ कि हम, मान लीजिए हम कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं काम तो कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। अगर आप आपको अम्बेडकरवादी कहते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आग्रह मेरा उनसे ये है, और गंभीरता और विनम्रता के साथ, कि आप कम से कम पढ़िए तब। कि मैं तो किसी को कभी सर्टिफिकेट नहीं बांटता, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम है या नहीं है। तो जो जितना जैसे है कर रहा है ना, बात खत्म हो गई। तो ये सर्टिफिकेट बांटने वाले जो संप्रदाय सोशल मीडिया से पैदा हो गए हैं, उनको भी थोड़ा समझाना है, उनको भी एक तरह से रिबटल देना है कि सर्टिफिकेट मत बांटिए, पढ़िए। प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी मौजूदा दौर है उसमें एक उथल-पुथल का दौर है, नेतृत्व की भी हम लोगों को थोड़ी कमी महसूस होती है, और जिस तरह की फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अभी राज कर रही हैं उसके लिए थोड़ा चुनौती हमारे लिए बन जाती है। तो आने वाले दिनों में बहुजन समाज और उसके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या भविष्य है बहुजनों का? देखिए, अभी जो हालात है, भविष्य तो ठीक नहीं है। और कोई अगर अपना घर महल बना लिया हो और सोचे कि अगर बुलेट प्रूफ भी बना लिया और सोचे कि बमबारी होगी तो उसका घर नहीं टूटेगा, ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। कि मौजूदा हालात जिस तरीके से आंदोलन देख रहे हैं, 5 साल से हम लोग भी सड़क पे ही रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको जो संवैधानिक, बहुजन समाज को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए थे, वो संवैधानिक अधिकार, खास तौर से प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर, वो सारे अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और आप जानते हैं, आप मीडिया में काम कर चुके हैं, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मेरी 10 किताबें, 12 आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। उतना मैं दावा कर रहा हूँ ना, मेरे एज ग्रुप का आदमी, जो काम हम करते हैं करते हुए, भारत में एक टीचर ले आइए जो मौलिक काम किया हो, मैं दावा कर रहा हूँ। क्या मुझे ओपन रहेगा सीट, वहाँ पे मुझे प्रोफेसर बना देगा? क्या मुझे प्रिंसिपल बना देगा? क्या मुझे वाइस चांसलर बना देगा? नहीं। तो इस सवाल जो आरक्षण बाबा साहब इतना सोच विचार के किए थे, वो ये प्रतिनिधित्व क्या है? जो इनके काबिल लोग हैं उसको स्थान देने का एक तरह से उनको एकोमोडेट करने का एक प्रोसेस है। तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब बचेगा ही नहीं कुछ, तो आपको कहाँ, मुझे कहाँ नौकरी देगा कोई? हम चाहे कि जितना भी अपनी काबिलियत प्रूव कर दे। यहाँ तो नेपाल का स्पेलिंग बोल के कोई पास कर जाता है, गलत बोल के पास कर जाता है। चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग सही बोल के फेल हो जाता है। ये तो सिस्टम है भारत में। तो भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण लग रहा है मुझे, और इसलिए मुझे लगता है 1 दशक तैयारी करने की ज़रूरत है। और 10 साल पहले जितने हमारे यंगस्टर हैं, मैं कोई नहीं कहता कि मैं मार्क्सवादी हूँ कि अम्बेडकरवादी हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ। इतिहास के दृष्टिकोण से जो मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसकी समीक्षा करता हूँ। जिनको अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगे नहीं सुने। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग इस सर्टिफिकेट बांटने वाले जो हैं, ये अम्बेडकरवादी, उससे पूछिए तो कितने अम्बेडकर की किताब आपने पढ़ी, कितने पढ़ी हैं?
1927 का लेटर हेड जाके देखिए डॉक्टर अंबेडकर का, उसमें जय भवानी लिखा रहता था। समझ रहे हैं? तो आपका कल्चर कैसे ट्रांजिशन उसी में से जो ना उसी में से निकलता है, इवॉल्व होता है। आपके जैसे आपकी कौन सी भाषा है पहले ये बताइए? हिंदी तो ब्राह्मणों ने बनाई, तो हिंदी बोलना छोड़ दो, अंग्रेजी आपकी है नहीं तो क्या करोगे? तो पाली बोलो, तो पाली बोल के कहाँ किसी को समझ में आता है? ग्राउंड रियलिटी है ये, सही बात नहीं आता है ना समझ में, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ये होता है ना, एक बोलते थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, कि कल्चर के ब्रिक्स उसी में से निकलते हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ना अपना लैंग्वेज है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, तो सब छोड़ दीजिए। नाम आप रखते हो, नाम कहाँ से रखते हैं? सिंबल कहाँ से लाते हैं? तो ये लेग पुलिंग जो है ये बंद करनी चाहिए। नहीं, ये सब एक बेसिकली अज्ञानी लोग हैं, जिनको कुछ बात ही नहीं समझ। उनसे पूछिए कि जो ब्राह्मणवादी तरीके से शादी होती है उसमें जाते हैं कि नहीं लिफाफा लेकर? खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो समाज का सिंथेसिस होता है, सब कुछ आपके वश में नहीं है। ना आपके कौन से त्यौहार हैं जो आप मनाते हैं, बताइए मुझे। आप पूरा आंदोलन मिलके, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ पूरे बहुजन समाज को, कि आपने इतना सब कुछ करके डॉक्टर अंबेडकर का जो बर्थडे है 14 अप्रैल, उसको गजटेड हॉलीडे करवाया आज तक? तो आपकी ताकत तो ये है, गजटेड हॉलीडे नहीं करवा पाए। तो आपकी ताकत, अपने ताकत का औकात पता कर लीजिए कितनी ताकत है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब गंभीर काम है। और डॉक्टर अंबेडकर के कॉलेज में ब्राह्मण लोग नहीं पढ़ाते थे, प्रिंसिपल ब्राह्मण नहीं था, लोग पढ़ते नहीं, कुछ पता ही नहीं होता है, ब्राह्मण था ना वहाँ पे। तो ये बेसिकली बुद्धि की लड़ाई है, आइडियाज़ की लड़ाई है। अब इसमें कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, तो हमने तो 22 प्रतिज्ञा लिया नहीं है। मैंने नहीं लिया है 22 प्रतिज्ञा। सही बात है। हाँ, आपने लिया है तो आप जाके करिए ना काम। हाँ, जिसने लिए वो पालन करे उसका। करे उसका पालन, जाके डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े, लोहिया को पढ़े, सब पढ़ के अखबार निकाले, मैगजीन निकाले, यूट्यूब चैनल चलाए, किसने रोका है? डॉक्टर साहब, इसमें आप अभी अंबेडकर नामा एक क्लास चलाते हैं यूट्यूब पे, उसके तमाम दर्शक हैं और बहुत ही गंभीर काम है। हम शूद्रा पे भी उसके वीडियोस अपलोड करते हैं लगातार और लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरह का प्रयास पहले तो नहीं हुआ था, ये आपका ही अकेला प्रयास है जो इस तरह के इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो रेफरेंस के साथ में, सबूत के साथ में बात हो रही है। इसका क्या असर देखते हैं आप? क्या इससे कुछ बदलाव आएगा या आप जो है बस वीडियो लगाते चले जाएंगे? देखिए, मैं बहुत आशावादी हूँ, और जो बन रहा है वीडियो यूं ही नहीं बन रहा है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, और जो सर्टिफिकेट बांटने वाला कहा ना, वो 2-4 अक्षर पढ़ लिए तो समझते हैं ज्ञानी हो गए। तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग सुन रहे हैं। और मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से मेरा बेटा पकड़ता है, मैं बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, डाल देता हूँ उस पर। और लोग समझते हैं कि ये ऐसे नहीं है, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। लोग, हमारा समाज अभी भी नागिन का डांस देखने में उसको बहुत मज़ा आता है, गंभीर चीज़ सुनने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी हम लोग ज़िद्दी आदमी हैं, सुनो कैसे नहीं सुनवाएंगे। तो अभी तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मोबाइल पे डाल रहा हूँ, तब भी 5-6 हज़ार लोग सुन रहे हैं, 600-700 घंटे सुन रहे हैं। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने यूट्यूबर्स हैं उनको ही मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई आपसे कंपटीशन नहीं है। आई एम नॉट न्यू चैनल, एकेडमिक चैनल है। आप सब लोग इसको थोड़ा पुश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, फिर टीम बनाएंगे। अभी तो मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, फिर लोहिया को पढ़वाएंगे, फिर काशीराम जी को पढ़वाएंगे, फिर बहन जी पे जो किताबें छपी उसको पढ़वाएंगे। तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं, उनको पढ़ के उसको हमारा समाज, एक तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और मोटी मोटी किताब पढ़ के समझना सबके कुवत का नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ सकते हैं। तो वो मान लिया एक्सपर्टीज़ हम हासिल किए हैं, अब मान लीजिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं कि नहीं है, इसको जाने दीजिए। लेकिन हम जो एक्सपर्टीज़ हासिल की है, समाज उसका लाभ ले। आप पढ़ के आप बन जाइए अम्बेडकरवादी, आप सुन के बन जाइए अम्बेडकर, हम कहाँ किसी को मना कर रहे हैं, वो तो ओपन मार्केट में छोड़ा हुआ है। तो इसलिए चुनौतियाँ बहुत हैं हमारे सामने, और 10 साल में तो 12 साल तैयारी के मूड में हूँ। 12 साल 12 साल बाद देखेंगे, अभी कुछ नहीं होने जाने का है। ये हमारे दलित लोग आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं, बहुत बहुजन लोग। अच्छा, तुम्हारा शर्ट पीला क्यों है, तो नीला क्यों नहीं है, तो हरा क्यों नहीं है। एक आदमी हमसे पूछा कि बाबा साहब का आपने ब्लू क्यों नहीं लगाया है प्रोफेसर। तो मैंने कहा कि तुम ब्लू बनवा के ले आओ, लगवा देते हैं।
हमने सबका एक कल्चर सेंस ऑफ एस्थेटिक होता है, और कोलंबिया में तो ब्लू नहीं लगा हुआ है। तो कौन कैसे हम लोग किसी से उधार मांग के पैसे लेके तो लगाए नहीं, अपने पैसे से लगाए हैं। तुम भी अपने घर में जाके ब्लू लगा लो, तो जेब से ढेला नहीं खर्चा होगा, जेब से ढेला नहीं खर्चा होगा, कोई रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन खाली एक्सपर्ट कमेंट चेप देना है पूरा। तो ऐसे लोगों से बचना है। और ऐसे ही लोग जो है ना, देखिए पहले बात समझिए, सरकार बनती है 50+1 पे। मैं कहता हूँ कि सुमित से मेरी 49% असहमति है, 49% तुम्हारे हर चीज़ से मेरी असहमति है। लेकिन अगर 51% सहमति है तो हम 51% पे काम करेंगे ना, सरकार बन जाएगी। कि हमारे समाज का दिक्कत ये है, और इसलिए मैं वो डांट के भगा देता हूँ, भागो इधर से। 98% सहमति होगी, 2% अगर सहमति नहीं है तो तुरंत आपस में झगड़ा कर लेगा, पब्लिक में टांग खिंचाई शुरू कर देगा। इसीलिए 85% हो के भी आप गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे, क्योंकि आपको बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। खाली मकान में या एसी में रह लेना, एसी में रहना कोई बुरी बात नहीं है, खून के और विचारों के उबाल का ठंडा पड़ जाना बुरी बात है। मेरे से ज़्यादा प्रिविलेज कौन है बताइए मुझे। 38 साल का नौकरी, बढ़िया नौकरी है, बंगला रिजॉर्ट में रह रहे हैं, देश भर में घूमते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, 5 स्टार होटल में खाना भी खाते हैं। तो हमको क्या पड़ा हुआ है कि हम जाके रोज़ लड़ाई करते रहें, अपने ऊपर मुकदमे डलवाते रहें। तो सहमतियों के अपने लोगों को बोलिए, जितना ही बहुजन लोग सुनता है ना, बोलिए कि सहमतियों के बिंदु तलाशिए। आप अगर मुझे गाली देकर सिर्फ समझते हैं कि आप रतन लाल बन जाएंगे ना, ये कदापि संभव नहीं है। मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं अपना काम करता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं किसी को जाके देखना कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, समय का अभाव है। इतना पढ़ना है, इतना बोलना है, इतना लिखना है, तमाम कामें हैं। मेरी 10 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 2 किताबें प्रेस में हैं। तो हमसे जो आपको सीखना चाहिए वो नहीं सीखेंगे कि हमारा जूता ब्रांडेड क्यों है, मेरा जूता कपड़ा ऐसे क्यों, ये देखेंगे। हम तो एकदम नॉनवेज खाते हैं, मटन खाते हैं, बढ़िया बिरयानी खाते हैं। अब बाबा साहब भी मटन खाते थे बढ़िया। जिनको भी देखना है रेफरेंस दे देता हूँ, वेटिंग फॉर वीज़ा जाके पढ़ लीजिए। और एक किताब मैंने एवरीडे लाइफ ऑफ अम्बेडकर है, उसमें पढ़ लीजिए। देवी दयाल जी जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने क्या लिखा है। तो ये सब बिना पढ़े लिखे कुछ भी, मटन के बहुत शौक, खाने के बहुत शौकीन थे बाबा साहब। तो उनका समाज बहुत दरिद्र था, तो क्या करते, वो भी दरिद्रता में जाके रहते, उससे बदलाव आता। तो इसलिए कल्चर का सिंथेसिस होता है। हम सिलेबस में कहीं बाबा साहब लगा हुआ है, हम लोग कब पढ़े, हम तो अभी पढ़ना शुरू किए हैं बाबा साहब। मैं एंशिएंट इंडिया का छात्र हूँ, मैं एंशिएंट इंडिया पे लिखता हूँ, हिंदी साहित्य पे लिखता हूँ। मेरे नौकरी में, मेरे डिसिप्लिन में कहीं पे है कि हमको अम्बेडकर पढ़ना है। वाई आई एम रीडिंग दैट, वाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज कि लोग सुने, समाज को कैसे अवेकन करेंगे, समाज को कैसे जागृत करेंगे। तो बहुत लोगों को हमसे परेशानी है, तो भाई कुछ खास लोगों को परेशानी है तो हमको समझ में आता है। ये दलित बहुजन में से जिन लोगों को परेशानी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। कि ऐसा है जीवन में जो है ना, हेरा फेरी करना बंद कर दीजिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना शुरू कीजिए। अगर पढ़ते खोलूँगा ना, तो सबके पढ़ते मैं इतिहासकार हूँ, जड़ सबूत के साथ, हाँ, पेज नंबर के साथ देता हूँ। तो इसमें मत जाइए कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। मेन अभी सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। कि क्या इम्पोर्टेंट है, नाम आप रखिएगा पूरा बड़े बड़े ब्राह्मणवादी संस्कृति से लीजिएगा। क्या नाम रखते हैं, तो मंगरू ढोराई रखो ना, एतबारी सोमारी रखो नाम। तो ये सब झगड़ा में मत जाइए, ये सब भाई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो है, ये ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए कि वैचारिक तौर पे तैयारियां हों और उस पर काम किया जाए, या फिर इन सब छोटे मोटे चीज़ों पर लड़ते रहें। तो बहुजन समाज को एक बड़ा संदेश देते हुए